नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। क्लास 10th के प्रीवियस सिलेबस के नोट्स के अपार सफलता के बाद हमारी पूरी टीचर्स की टीम अब लेकर आई है क्लास 10th का जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो नई बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स पूरे चैप्टर को स्टडी करने के बाद पिछले 10 साल का जो साइंस का पेपर हुआ है, इन सभी को स्टडी करने के बाद हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत नोट तैयार किया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, आपका पूरा 100% कंटेंट क्लियर कर देना, ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी अदर गाइड, रिफ्रेशर, किसी नोट्स, किसी चीज की जरूरत ही ना हो। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, बट टॉपिक के साथ, कंटेंट के साथ, सिलेबस के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सेकंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करके देना, ताकि पूरा चैप्टर बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को ना सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल एक फ्लो में समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। इससे क्या होगा कि हमें साइंस ना समझ आएगी। फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एंड फोर्थ, पूरे नोट्स को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, वो सब भी इसमें कवर किया गया है। आप इस पूरे वीडियो देखने के बाद जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो भी इन्हीं के बेस पे आराम से कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत सा चैप्टर। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं। चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक खूबसूरत सा चैप्टर, और पूरे चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। और इस नोट्स में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आपके मार्क्स नहीं कटना चाहिए। पूरा जो मार्किंग स्कीम है उसको भी फॉलो किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। कि आखिर ये सर, ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन? तो आपके बुक के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, जिसमें ना कुछ नई चीज बननी चाहिए। अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, मतलब कुछ नया सब्सटेंस बनना चाहिए, टेकन प्लेस, कोई नई चीज बननी चाहिए विद न्यू प्रॉपर्टीज। और वो जो नई चीज बनेगी ना, उसकी प्रॉपर्टीज भी नई होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मिल्क है, हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं। तो दूध से जब हमने दही बनाई ना, तो वो एक न्यू सब्सटेंस बन गया। पहले वो मिल्क था, दूध था, अब वो दही बन गया, तो वो न्यू सब्सटेंस है। और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है भाई। मिल्क की प्रॉपर्टी अलग होती है, कर्ड की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बने और उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नई हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बट एग्जांपल आप वो नहीं दोगे, एग्जांपल आप ये दोगे बुक के अकॉर्डिंग। एग्जांपल क्या दोगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल होता है जिसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे। पहला एक्टिविटी है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सके। सर, हम ये मिल्क और कर्ड वाला एग्जांपल नहीं दे सकते? देखो, हम दे सकते हैं, बट दिक्कत क्या है कि आप लोग 10th में हो, और 10th के बच्चों से एक्सपेक्ट की जाती है कि आप अपने लेवल का आंसर दोगे। ये जो मिल्क और कर्ड है ना, ये समझाने के लिए सही है। छोटे बच्चे होते तो मैं बोलता हाँ लिख दो, बट 10th में हो ना, बोर्ड का एग्जाम है, तो आपका एक लेवल होना चाहिए आंसर का। तो ये चीज देखी जाती है आपकी मार्किंग स्कीम में जब चेक होता है आंसर शीट। इसलिए आप 10th के हिसाब से आप एग्जांपल दो। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस बने और उसकी प्रॉपर्टीज भी नई होनी चाहिए। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि नई चीज है, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंज होगा तो हम सबको केमिकल रिएक्शन बोल देंगे, ऐसा नहीं है। कंडीशंस होती है केमिकल रिएक्शन होने की ना, 4 कंडीशन आपके बुक बताती है। वैसे अदर बुक आप पढ़ोगे तो 5 कंडीशन है, बट हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उसमें 4 कंडीशन लिखा हुआ है। कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने की 4 कंडीशन है। अगर ये चारों कंडीशन पाया जाएगा तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट। चलिए, चेंज इन स्टेट क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, उसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट, जो आपने 9th में पढ़ा था। तो या तो स्टेट चेंज होना चाहिए, यानी सॉलिड लिक्विड बनना चाहिए, या लिक्विड गैस बनना चाहिए, या गैस सॉलिड बनना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। स्टेट चेंज होना चाहिए। सेकंड, चेंज इन कलर, उसका कलर बदलना चाहिए। मान लो ब्लू कलर था, वो येलो हो गया या ब्लैक हो गया, तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। थर्ड, चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए। मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो ऑब्जेक्ट बना है ना, उसका टेम्परेचर पीछे वाले से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए।
एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, और कोई ना कोई गैस भी रिलीज होनी चाहिए। अगर ये चारों चीजें पाई जाती है या मोस्टली चारों चीजें पाई जाएगी तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन की बेसिकली 4 कंडीशन होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन तभी बोलेंगे जब इसमें 4 कंडीशन पाई जाएगी। फर्स्ट, उसका स्टेट चेंज होना चाहिए। सेकंड, उसका कलर चेंज होना चाहिए। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए। फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई ना कोई गैस रिलीज होनी चाहिए। थर्ड आता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सर, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम केमिकल रिएक्शन को, जब इस रिएक्शन को, जब अभी मैंने एग्जांपल पढ़ाया था ना कि भाई मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो जब केमिकल रिएक्शन को हम फॉर्मूले के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, When a chemical reaction, जो भी आपने ऊपर पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ा था ऊपर केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन को, when a chemical reaction is represented by फॉर्मूला, जब एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मूला के द्वारा, जब एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले के द्वारा या फिर सिंबल के द्वारा, तो इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो उसको केमिकल इक्वेशन का नाम दिया जाता है जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉर्मूले से या सिंबल से, तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। देखिए, जब हम लिखते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि हमने स्टेटमेंट में लिखा है। और जब हम इसी चीज को हम फॉर्मूले से लिख देंगे, मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम लिखा है ना, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg, आपने 9th में पढ़ा था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आपने लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब एक केमिकल रिएक्शन को हम फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाता है। क्लियर हो गया? दोनों में ये फर्क है। अब पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, देखिए केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, किसी भी टाइप नहीं बोलना मैं, पार्ट्स और टाइप में फर्क होता है। टाइप आगे आएगा, अभी हम सिर्फ पार्ट्स की बात करें। किसी भी केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, राइट वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट वाला पार्ट होता है रिएक्टेंट, राइट वाला पार्ट होता है प्रोडक्ट। अगला टॉपिक है सर ये रिएक्टेंट क्या होता है। अब ये पेज कंप्लीट हो गया, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस बने और उसकी प्रॉपर्टीज भी नई होनी चाहिए, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नई चीज बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के 4 कंडीशंस होते हैं। चेंज इन स्टेट होना चाहिए, चेंज इन कलर होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, या कोई ना कोई गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम फॉर्मूला से या फिर सिंबल से, तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाता है। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है, और ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है। तो जब एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला और सिंबल से, तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, लेफ्ट वाला पार्ट होता है रिएक्टेंट, राइट वाला पार्ट होता है प्रोडक्ट। अब आता है सर रिएक्टेंट क्या होता है, तो अगला पेज आ जाता है, इस पेज को हटा दूं। सर रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट किसे बोलेंगे, तो ऐसा सब्सटेंस, दोज सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। सर ये पार्टिसिपेट क्या करता है, अभी जब मैंने पीछे वाले पेज पे एग्जांपल लिया था कि सर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये तो बनता है ना, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो एक कर रहा है मैग्नीशियम और एक कर रहा है ऑक्सीजन। तो इन दोनों को रिएक्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दो सब्सटेंसेस, ऐसा सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो लेफ्ट वाला जो भी होगा, लेफ्ट पे जो भी लिखा होगा, ये एग्जांपल पीछे हम कर चुके हैं, लेफ्ट में जो भी लिखा होगा वो सब रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है सर, अब ये प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन होने के बाद, यही जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बना क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। केमिकल रिएक्शन होने के बाद बना क्या, नई चीज क्या बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इसी को प्रोडक्ट कहते हैं।
तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आफ्टर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जो पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट और जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, इधर वाला पार्ट आपको पता है रिएक्टेंट होता है, इधर वाला पार्ट होता है प्रोडक्ट। ये तो क्लियर हो गया। लेफ्ट वाला रिएक्टेंट, राइट वाला प्रोडक्ट। अगर इनके मासेस इक्वल है, अगर दोनों तरफ इक्वल मासेस है, मतलब तराजू जैसा होता है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों तरफ मासेस इक्वल है तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हेन मासेस ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का मास इक्वल टू द मासेस ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मास इक्वल हो। व्हेन द मासेस ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, अगर दोनों तरफ मासेस इक्वल है तो दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए, मैग्नीशियम 2 है, यहां भी मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम 2 है ना, 2 मैग्नीशियम का आगे 2 लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम का मास इक्वल है। यहां देखिए O2 लिखा हुआ है, O2 यानी ऑक्सीजन 2, और ये भी O2 है। कहोगे सर या तो O लिखा है, O2 का, ये 2 की मल्टीप्लाई सब में होती है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, आप टेंशन मत लो। अभी हमारा काम है बस डेफिनेशन समझना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये 2 की मल्टीप्लाई इस O से भी होगी, तो ये भी O2 ही है। तो Mg भी 2 बार है, Mg भी 2 बार है। O अगर 2 है तो यहां भी O अगर 2 है, तो दोनों तरफ मासेस जो है वो इक्वल है। तो जब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है ना, तो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर ये इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? जब दोनों तरफ का मास इक्वल ना हो। When masses of reactant, यानी रिएक्टेंट का मास आर नॉट इक्वल टू मासेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मासेस के इक्वल ना हो। यानी लेफ्ट वाला जो रिएक्टेंट है और जो राइट वाला प्रोडक्ट है, अगर ये इक्वल नहीं है तो दे आर कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे यहां देखो, ऑक्सीजन यहां 2 है ना, ऑक्सीजन यहां 2 है, बट यहां ऑक्सीजन अकेला है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इन्हीं को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं है तो दे आर कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ना एक नाम भी दिया गया है। क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। याद रखोगे, जितने भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं उनका एक नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। Why we always use बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां एक चीज समझो, साइंस में बच्चों कभी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज ही नहीं होता, ऑलवेज बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज होता है। मतलब अगर कोई अनबैलेंस है ना तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। साइंस में अनबैलेंस यूज ही नहीं होता, सिर्फ बैलेंस वाला केमिकल इक्वेशन यूज होता है। तो यही क्वेश्चन है, व्हाई वी ऑलवेज यूज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि भाई हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि साइंस में ना 9th में हमने एक रूल पढ़ा था। क्या? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद करो, एक रूल था 9th में, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th में था ना, याद होगा, चैप्टर 3 में था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मासेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लाइन आपने पढ़ी होगी। आज उसका मतलब बताता हूं। वो लाइन आपको ये कहना चाहते हैं, पहले मैं आपको ना ये पेज रिवाइज करा देता हूं, फिर अगले पेज पे आते हैं ना। पहले इसको रिवाइज करा देता हूं, कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमने पढ़ा रिएक्टेंट क्या होता है। वो सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। लेफ्ट वाला होता है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनती है उन सबको प्रोडक्ट कहते हैं। राइट वाला हमेशा प्रोडक्ट होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है तो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं है तो उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि 9th क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये रूल क्या था? ये रूल ये था, 9th में हमने पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लाइन आपको याद होगी। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो यानी बढ़ा सकते हो, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हो यानी कम कर सकते हो। तो जब मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में, तो मास इक्वल होगा ना। भाई आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि मास को ना तो क्रिएट, यानी मास ना तो क्रिएट होती बढ़ती है, और ना ही वो कम होती है, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, यानी सेम रहेगी, इक्वल होगी।
इस रूल को, इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमेशा साइंस में बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही यूज होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि हम कभी भी साइंस में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज ही नहीं करते, ऑलवेज बैलेंस केमिकल यूज करते हैं। सर फिर बैलेंस, अगर अनबैलेंस है तो क्या करेंगे? अनबैलेंस है तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए एक मेथड बनाए। क्या मेथड बनाए? मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड बनाए। क्या मेथड बनाए? हिट एंड ट्रायल मेथड। जी हां बच्चों, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड यूज होता है। उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ये वाला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे कि इस मेथड का यूज क्या करते हैं, बट आप अभी नाम याद कर लो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं। उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। नाउ टॉपिक नंबर 11 क्या कहता है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं या केमिकल इक्वेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ, रेडॉक्स रिएक्शन। दोबारा बोल देता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को ना 5 कैटेगरी में बांटा गया है। अब हमारा काम क्या है? इन पांचों को एक एक करके समझना विद एग्जांपल, क्योंकि केमिस्ट्री बिना एग्जांपल के कंप्लीट नहीं होती। अगर मैं आपको पांचों समझाऊंगा ना तो पांचों का एग्जांपल भी दूंगा ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख पाओ। चलिए, पहला स्टार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर ये कॉम्बिनेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? When two or more reactant, याद है आपको रिएक्टेंट कौन होता था जो लेफ्ट पे होता था? When two or more reactant, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां देखो, यहां पर दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो दो है, एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, तो दो रिएक्टेंट हो गया, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है। तो जब रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो सकता है दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो लेकिन अगर प्रोडक्ट केवल एक है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये इसका अपोजिट होता है। When a single reactant, यानी रिएक्टेंट तो केवल एक होगा, सिंगल होगा। When a single reactant, यानी रिएक्टेंट तो एक होगा, ब्रेक डाउन, लेकिन वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, या तो दो प्रोडक्ट बनाएगा या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर हो गया? यानी रिएक्टेंट तो एक होगा लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होंगे। दोबारा बोल दूं एक बार, When a single reactant, रिएक्टेंट तो एक होगा, ब्रेक डाउन, लेकिन वो टूट जाएगा इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। यानी जब रिएक्टेंट एक हो लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो तो दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको बैलेंस कर दिया, बैलेंस नहीं था, यहां टू लगा लेना, ये बैलेंस हो जाएगा। नाउ क्लियर हो गया? जब रिएक्टेंट एक हो लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे हो तो उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था? रिएक्टेंट बहुत सारे थे, प्रोडक्ट एक था। डिकंपोजिशन में क्या होता है? रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड था ना डिस्प्लेसमेंट, देखो तीसरे पे आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? When more reactive element, जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। सर ऐसे कैसे डिस्प्लेस कर देगा? देखो साइंस क्या होती है ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना इस दुनिया में, उसमें कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर आप अपनी मम्मी से पूछोगे गोल्ड के बारे में, गोल्ड पता है महंगा क्यों है? क्योंकि वो कभी कभी खराब नहीं होता। आप हजारों सालों से जमीन में दबा दो, जब 1000 साल बाद उसे निकालोगे ना तो वैसे ही चमकता हुआ निकलेगा। यस, लेकिन आप लोहे को दबा दो, उस पर जंग लग जाएगी। तो ये ऐसा क्यों होता है? वो होता है रिएक्टिव के अकॉर्डिंग। कुछ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा आप बताओ, ये भी चीज तो आप मानते हो ना कि कुछ एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ बहुत आराम से रिएक्ट करते हैं, तो उसी के कारण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जब हम दो एलिमेंट का रिएक्शन कराते हैं ना, तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है।
इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूं। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट। कॉपर सल्फेट बच्चों एक लिक्विड होता है, ब्लू कलर का होता है। आगे हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये एक ब्लू कलर का क्या होता है, एक कॉपर सल्फेट होता है। ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब आप इसमें आयरन डाल दोगे, Fe क्या होता है? आयरन, लोहे को बोलते हैं। जब आप इसके अंदर लोहे की कील डाल दोगे ना, तो आप देखोगे रिएक्शन होने के बाद वो आयरन सल्फेट बन जाता है। जी हाँ, आप ध्यान से देखो, पहले क्या था? कॉपर सल्फेट। पहले था कॉपर सल्फेट, हमने उसमें आयरन डाल दिया, लोहे की कील डाल दी, तो लोहे की कील पर वो सल्फेट जम जाएगा, यानी वो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। यानी आयरन ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ध्यान से देखो, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने कॉपर को लात मार के बाहर कर दिया, बेचारे को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, आयरन ज्यादा पावरफुल था। तो जब कोई ज्यादा पावरफुल कम पावरफुल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? इस चैप्टर को रिवाइज कर लें एक बार। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फिर मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाली मेथड का नाम क्या है? तो हीट एंड ट्रायल मेथड इसका नाम है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ, रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्टेंट तो बहुत सारे होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक होगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्टेंट तो एक होगा लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। जब ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। नाउ अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब आता है सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? आपने बताया था फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब हम समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। व्हेन देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयन। सर ये एक्सचेंज ऑफ आयन क्या है? याद करो, जब आप 9th में थे ना, आपको पक्का याद होगा, आपने एक टॉपिक पढ़ा था आयंस। याद करो, आयंस। आयंस दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। या थोड़ा बहुत याद होगा। चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं आयंस को। आयंस को चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो जहां पर एक्सचेंज हो जाए आयन, यानी नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चला जाए, एक्सचेंज ऑफ आयंस बोलते हैं। यानी आयंस जहां पर एक्सचेंज हो जाए उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयंस, जब आयंस एक्सचेंज हो बिटवीन रिएक्टेंट के बीच में, जब आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल समझिए, ये क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सल्फेट। बोला भी करो, आप मन में बोला करो, सोडियम सल्फेट। Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट। सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ। दोबारा बोल देता हूं, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। तो याद रखना, ए हमेशा डी के पास, ए और डी हमेशा एक साथ हो जाएगा। ए और डी हमेशा एक साथ हो जाएगा। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। तो ए और डी हमेशा एक साथ हो जाएगा। ये और ये वाला हमेशा एक साथ हो जाएगा। देखो एक साथ हो गया, NaCl, Na ये रहा, Cl ये रहा। NaCl दोनों के साथ 2 लगा था, तो यहां 2 आगे लग गया। तो जब फर्स्ट बिल्कुल लास्ट वाले के साथ मैच हो जाए, और ये जो C है ना, जो B के साथ इकट्ठा होता है, C जो है वो B के साथ इकट्ठा होता है, BaSO4, BaSO4। देखो BaSO4, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि यहां पे ना 2 बार आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ पास जा रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 2 बार आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट के बीच में, दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां ए जाएगा डी के साथ, सी जाएगा बी के साथ, उसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सर रेडॉक्स रिएक्शन में ना 2 चीज आती है, एक आता है ऑक्सीडेशन, एक आता है रिडक्शन। जी हां, रेडॉक्स रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर आपके मन में आएगा, सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाए या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए।
या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन लेस हो जाए, कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की दो पहचान है, या तो ऑक्सीजन का गेन हो जाए या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। कैसे? देखो, कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। सीयू याद है आपको? 9th में थे तो सीयू को कॉपर बोलते थे, वो तो आपको पता है ऑक्सीजन होता है। तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, पहले ऑक्सीजन नहीं था, पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। पहले कॉपर अकेला था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसी को तो बोलेंगे ना गेन ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन गेन कर लिया, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर लेता है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, आगे एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन लॉस होगा, आगे एग्जांपल में आएगा, बट अभी आप एक एग्जांपल याद कर लो, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। मैं ऑक्सीडेशन आपको समझा रहा था। ऑक्सीडेशन कौन होता है? जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बट कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन आ गया, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए यानी ऑक्सीजन कम हो जाए, या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, हाइड्रोजन बढ़ जाए, या तो ऑक्सीजन कम हो जाए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। जैसे कॉपर ऑक्साइड, अब देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन साइड हो गया। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट यहां पे देखो ना, अब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके लिए ऑक्सीजन लॉस हो गया। तो जब ऑक्सीजन लॉस हो गया, इसका ऑक्सीजन कहीं और चला गया, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया। नाउ रेडॉक्स रिएक्शन अब समझाता हूं कि सर रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रेडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। मैंने ऑक्सीडेशन समझाया, फिर रिडक्शन समझाया। अब ये तो समझ लो कि सर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलेंगे जिसमें ये दोनों एक साथ हो रहे हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। जहां पर ये दोनों एक साथ हो रहे हो उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रहे थे, दोनों मिलकर बनाते हैं कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे थे, दोनों ने मिलकर बनाया कॉपर और वाटर। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन, इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्लियर हो गया? पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। पहले हाइड्रोजन अकेला था, बट अब देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की पहचान यही तो थी कि भाई ऑक्सीजन गेन होना चाहिए। पहले हाइड्रोजन अकेला था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीडेशन। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अब नहीं है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है। तो जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो दे आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेस पे भी दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, जो अगले पेज पर आएगा। पहले इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट के बीच में। एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल, जिसमें ए जाता है डी के पास, सी जाता है बी के पास, दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कौन होता है? या तो ऑक्सीजन का गेन हो जाए या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। रिडक्शन कौन होता है? या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या हाइड्रोजन का गेन हो जाए। रेडॉक्स क्या होता है? जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ पाए जाएंगे, उसको रेडॉक्स बोलेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेस पे भी दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। जी हाँ, हीट के बेस पे भी दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। हीट के बेस पे भी दो रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो चलिए एक्सोथर्मिक समझाते हैं। The reaction in which heat is given out, the reaction in which heat is given out, क्या मतलब है सर? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट गिवन आउट होता है, रिलीज होता है, मतलब ऊष्मा बाहर आती है, गर्मी बाहर आती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट गिवन आउट होता है, रिलीज होता है along with the product, यानी प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन साथ में हीट भी जनरेट होगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ
हीट भी रिलीज होता है, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कैसा भी ऐसा रिएक्शन हो ना जिसमें हीट लिखा हो और एरो ऊपर हो, एरो ऊपर मतलब इसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है लेकिन साथ में हीट को भी रिलीज करता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक इसका उल्टा होता है, द रिएक्शन ऐसा रिएक्शन इन विच जिसमें हीट इज एब्सॉर्ब, जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है अलोंग विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, यानी हीट बनेगा। देखो सनलाइट क्या है, हीट होता है, सनलाइट में हीट होती है। अब यहां पर देखो हीट एब्सॉर्ब हो गई, यहां पे हीट एब्सॉर्ब हो गई, यहां पे हीट लिखा हुआ ही नहीं है क्योंकि हीट यहां पे एब्सॉर्ब हो गई, ये वाली हीट कहां गई, गायब हो गई, यानी हीट इसने एब्सॉर्ब कर लिया, इस रिएक्शन ने इस हीट को एब्सॉर्ब कर लिया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब हो जाए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, Ag मतलब होता है सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है, लेकिन ये सनलाइट जो हीट था वो कहां गया, इस रिएक्शन उसको एब्सॉर्ब कर लिया, तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, अभी आप थोड़ी देर पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये रहा ना, अभी आप पढ़ रहे थे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या था कि रिएक्टेंट तो एक थे लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे थे। जब रिएक्टेंट एक हो, जब रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट बहुत सारे हो, तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यही पढ़ा था आपने। अब सर डीकंपोजिशन रिएक्शन भी तीन टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। दोबारा बोल देता हूं, पहला है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, तीसरा है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन हो गए, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। सर क्या फर्क है तीनों में, आ जाओ जी वन बाय वन करके समझा देंगे इसमें क्या है। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। when decomposition taken place when decomposition taken place when decomposition taken place due to heat अगर डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है। अच्छा आपको याद है डिकम्पोजिशन क्या था, पहले तो अब याद करो डिकम्पोजिशन क्या था। जब रिएक्टेंट एक हो लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे हो, रिएक्टेंट एक हो लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे हो, इसको बोलते थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब ये डिकम्पोजिशन अपने आप थोड़ी हो जाएगा, ये अपने आप ही थोड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये अपने आप थोड़ी, ये आयरन सल्फेट है, ये अपने आप थोड़ी टूट जाएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो कौन तोड़ेगा, या तो उसको हीट तोड़ेगा, या उसको इलेक्ट्रिसिटी तोड़ेगा, या उसको सनलाइट तोड़ेगा। अगर वो हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, देखो रिएक्टेंट एक है, देखो आप ध्यान से देखो रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट यहां पर तीन है। रिएक्टेंट एक है, ध्यान से देखो रिएक्टेंट एक है, आयरन सल्फेट, रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट यहां पर तीन है। तो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट तीन, अपने आप थोड़ी बन जाएंगे। ये ब्रेकडाउन कैसे हो गया, कोई तो करेगा ब्रेकडाउन, तो ये हीट ब्रेकडाउन कर रहा है, गर्मी इसको तोड़ रहा है। तो जब डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट हो, हीट की वजह से हो, अगर एरो के ऊपर हीट लिखा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाता है। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्या होता है। when decomposition taken place due to electricity अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, यानी अगर एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दिखा जाए, अगर आपको एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दिख जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया। मैं एक पेज को रिवाइज कर लूं, पहले अगला पेज ले आऊंगा। मैंने आपको बताया हीट के बेस पे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। सर एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर मैंने आपको बताया सर थर्मल डिकम्पोजिशन कौन होता है, अगर ये डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रहा हो, अगर डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रहा हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, देखो ये वाटर है, क्या है ये वाटर, H2O वाटर होता है, पता है आप सबको। अब इलेक्ट्रिसिटी ने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी ने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब वाटर दो हिस्सों में टूट गया तो अपने आप थोड़ी टूटेगा, इलेक्ट्रिसिटी ने उसको तोड़ा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज को तोड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
अब अगला पेज ले आते हैं, नेक्स्ट पेज आता है सर फोटोलाइटिक क्या होता है। अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से हो, अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से हो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, when decomposition taken place due to sunlight, अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से हो, अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से हो तो दे आर कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक बात बताओ, ये आपको दिया हुआ सिल्वर क्लोराइड, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड। अब ये दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गया, क्यों हो गया भाई दो हिस्सों में ब्रेक डाउन, क्योंकि सनलाइट था ना यहां, तो सनलाइट ने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो अगर सनलाइट किसी को डिकम्पोज कर रहा है, सनलाइट किसी को दो हिस्सों में तोड़ रहा है तो दे आर कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हीट तोड़े, अगर किसी को हीट ब्रेक डाउन करे तो थर्मल, अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करे तो इलेक्ट्रोलाइटिक, और अगर किसी को सनलाइट ब्रेक डाउन कर रहा है तो फोटोलाइटिक। क्लियर हो गया। अब आता है एक और रिएक्शन, पर्सिपिटेशन रिएक्शन। जी हां सर, ये पर्सिपिटेशन रिएक्शन ये क्या होता है, आपके सिलेबस में छोटा सा एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि सर ये पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ना इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है। सर ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या होता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो पानी में ना घुले। कभी कभार ऐसे रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जिसमें कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाए जो पानी में ना घुले, तो इस टाइप के रिएक्शन को एक नाम दिया गया पर्सिपिटेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, जिसमें पर्सिपिटेट बनता है। सर ये पर्सिपिटेट क्या होता है, वही इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है। यानी आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, याद करो स्टार्टिंग में ये वाला एग्जांपल दिया था आपको। एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर होता है, अभी मैं आपको एक्टिविटी दिखाऊंगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है जो पानी में घुलता नहीं है, ये भी इनसोल्यूबल है। तो कोई ऐसा रिएक्शन जो पानी में ना सोल्यूबल ना हो, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ ऐसी चीज बन जाए जो इनसोल्यूबल हो पानी में, तो ऐसे रिएक्शन को पर्सिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, देखो ये रहा, इसमें भी आया था ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था ना, यही वाला एग्जांपल आया था कि ए गया था डी के साथ, सी गया था बी के साथ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, उसमें भी आया था। तो इसमें बच्चों ये जो है ना बेरियम सल्फेट, ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, ये है इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ये है पर्सिपिटेट। जो मैं पर्सिपिटेट बोला था ना आपको, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोला था, वो ये है बेरियम सल्फेट, ये इनसोल्यूबल होता है, पानी में घुलता नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें पर्सिपिटेट बन जाए, मतलब कुछ ऐसा बन जाए जो पानी में इनसोल्यूबल हो, ऐसे रिएक्शन को पर्सिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं क्विक लाइम। सर ये क्विक लाइम क्या होता है, आपके सिलेबस में दिया क्विक लाइम। सर ये क्विक लाइम क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन पेपर में क्विक लाइम अगर देख जो तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आपके घर में जो पुताई होती है ना, मतलब सफेदी होती है ना, वो इसी पाउडर से होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो पुताई करते हैं ना दीवार पे सफेदी, वो क्विक लाइम से करते हैं। तो क्विक लाइम का साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और एक होता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में फर्क है। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिख रखा है देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं ये, क्योंकि आपके बुक में एक्टिविटी दे रखा है कि आपको क्विक लाइम को स्लेक लाइम में बदलना है। आपको क्विक लाइम को स्लेक लाइम में बदलना है, इसका रिएक्शन लो। ये पेपर में आ चुका है, जो प्रीवियस में 10 साल का पेपर ना, 10 साल का पेपर लेके आओ। इतना सारे पेपर किस लिए है, इतने सारे पेपर आपके लिए क्यों लेके आओ, यही तो समझाने के लिए। इसमें आ चुका है कि क्विक लाइम को स्लेक लाइम में बदलो। तो हमने पढ़ा है ना, स्टडी करिए पूरे पेपर की, तभी तो आपको बता पा रहे हैं कि क्विक लाइम को स्लेक लाइम में बदलने के लिए एक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है कि जब क्विक लाइम को पानी में मिला दोगे, जब आप क्विक लाइम याद है ना, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब आप क्विक लाइम को पानी में मिला देते हो ना, जब आप क्विक लाइम को पानी में मिला देते हो तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, स्लेक लाइम बन जाता है, और हीट रिलीज होती है। तो क्विक लाइम को वाटर में मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम बन जाता है और हीट रिलीज होती है। अब आते हैं व्हाइट वॉशिंग। आपसे पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे व्हाइट वॉशिंग क्या है, मतलब आप बुक में भी देखो, मेरे पे बुक भी है ना, आपको ये भी दिखा देता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते ना, घुमा फिरा के बोलते हैं, देखो कैसा क्वेश्चन को घुमाएगा फिराएगा। मैंने कहीं देखा था एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, हमने नोट्स ऐसा तैयार किया ना कि आप ना बुक के क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स है, अब एक्स का नाम नहीं दिया,
इसका यूज क्या आता है व्हाइट वॉशिंग में। देखो आ गया व्हाइट वॉशिंग, है ना, मैं वही तो समझा रहा हूं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो हर चीज कर पाओगे। नोट्स को कर लोगे ना भाई तो हर चीज कर पाओगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास मिल जाएगा। व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए आपको दो रिएक्शन कराने पड़ेंगे। पहले आपको दुकान से लाना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम, उसको मिलाओगे पानी में। वो जो बोरा लेके आते हैं ना, कट्टा लेके आते हैं व्हाइट पाउडर का, वो होता है क्विकलाइम। अब आप उसे देते हो, जो पेंटर होते हैं पेंटर भाई को देते हो, पेंटर भाई क्या करता है उस पाउडर को पानी में मिला देता है, तो वो बन जाता है स्लेक लाइम और उसमें हीट रिलीज होती है। आप देखना उसके बाद खड़े होकर देखना उसमें ना बुलबुले बनेंगे, हीट रिलीज होती है उसमें। तो क्विक लाइम को पानी में मिला के बन गया स्लेक लाइम और हीट रिलीज हो गई। अब हम इस स्लेक लाइम को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वो दीवार पे लगाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। अब जो हमारे पेंटर भाई हैं उन्होंने दीवार पे क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाला। आप दुकान से क्या लेके आए, क्विक लाइम, उसको उन्होंने पानी में घोल दिया, वो बन गया स्लेक लाइम। अब स्लेक लाइम को दीवारों पे लगाते हैं तो दीवार के पे लगाने के बाद वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह मौजूद है एनवायरमेंट में, तो क्विक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जो स्लेक लाइम है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक नई चीज बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर बनाता है। तो आप क्या देखोगे, ये वाटर जो है ना शुरू शुरू में चमक, आप दीवार पे लगाओगे ना चमक नहीं आएगी क्योंकि ये वाटर होता है। जब ये वाटर सूख जाएगा ना 2-3 दिन बाद, आप कभी पुताई करवा के दिखाना घर में अपने, जब ये पानी सूख जाएगा ना 2-3 दिन बाद, भाई साहब आपकी दीवारें चमकने लगेगी, एकदम व्हाइट सा दिखाई देगा। इसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर के इवेपोरेशन के बाद फ्रॉम द वॉल, वॉल से वी सी अ शाइनिंग सरफेस, हमें एक शाइनिंग सरफेस दिखाई देता है और वॉल दीवारों पर, ड्यू टू किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि पानी को सूखने में 2 से 3 लग जाते हैं। क्लियर हो गया। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, हीट रिलीज करता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवारों पर लगाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक नई चीज बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इस वाटर को सूखने में 2 से 3 दिन लगता है, उसके बाद दीवारें चमकने लगती है। ठीक है, पेज कंप्लीट हो गया। रिवाइज करने के बाद, सर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन हो जाए ड्यू टू सनलाइट। सर पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई पर्सिपिटेट बन जाए, इनसोल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं पर्सिपिटेशन रिएक्शन। क्विकलाइम किसे बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्विकलाइम को स्लेक लाइम में बदला जा सकता है, हाँ, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, स्लेक लाइम बन जाएगा। व्हाइट वॉशिंग के लिए हमें एक पाउडर चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम। क्विकलाइम को पानी में मिलाएंगे और स्लेक लाइम बन जाएगा और हीट रिलीज करेगा, ऊपर वाला रिएक्शन है ये। फिर इसको हम जब दीवारों पे लगाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन के बाद चमक देता है, क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाते हैं पानी को इवेपोरेट होने में। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो अगला टॉपिक लेके आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ भाई। हाँ जी, बर्निंग ऑफ कोल। आपके बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है और ये पेपर में आ चुका है, प्रीवियस में आ चुका है कि भाई कोल जब कोयले को जलाते हैं उसका रिएक्शन दो। ये भी पेपर में आ चुका है, यस, ये भी आ चुका है। बर्निंग, मैं कह रहा हूं ना, हमने पूरे ना पेपर की स्टडी करी है सर, ऐसा नहीं बता रहा मैं आपको। आप रिजल्ट चेक कर लो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, आप रिजल्ट चेक कर लो प्रीवियस का। इस पूरे 10 साल के पेपर की हमने स्टडी करी है ना अच्छे से। उसमें एक रिएक्शन है, पेपर में आ चुका है कि कोल का रिएक्शन बताओ जी। कोल जो हम कोयला जलाते हैं ना उसका रिएक्शन दो। तो कोयला बनता है कार्बन से, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज करता है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज करता है, इस रिएक्शन को हम लिख के आते हैं जब हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ कोल। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनता है, तो पानी 2 चीजों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक प्रॉपर रेशियो में मिलाने पर वाटर बन जाता है। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ वाटर आए तो ये रिएक्शन लिखना, बर्निंग ऑफ कोल आए तो ये रिएक्शन लिख के आना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो घर में नेचुरल गैस आती है, जो गैस चलाती है मम्मी, खाना बनाती है ना, तो उसका भी रिएक्शन आपके बुक में है। अरे भाई मैं ऐसे नहीं बोला, आपको लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो आप, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये सब, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं आपको विश्वास दिला ही देता हूँ। अरे नहीं भाई, विश्वास दिलाने में क्या है, हाँ 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 हाँ, देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखो लिखा हुआ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब पेपर में आ जाएगा कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का रिएक्शन दो, तो मना कर दोगे, सिलेबस में नहीं है। सेवा में श्रीमान हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे भाई ये रहा रिएक्शन, देखो ये रहा। अभी देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये रहा रिएक्शन। ऐसे देखो बर्निंग ऑफ कोल, ये रहा रिएक्शन।
यही तो मैं आपको समझा रहा था कि हमने पूरा स्टडी करा है भाई, अच्छे से स्टडी करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखो नेचुरल गैस जो घर में एलपीजी आता है ना, उसमें होता है मीथेन गैस, इसको बोलते हैं मीथेन गैस। CH4 होता है मीथेन, याद कर लो, मीथेन बोलते हैं इसको, मीथेन। मीथेन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है तुरंत ही, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, गैस बन जाता है, तो ये भी दिखाई नहीं देगा आपको। तो मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हमें लिख के आना है जब पेपर में आए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। उसके बाद वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन करते हैं ना हम लोग, लंबी सी सांस हो, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना एक्सोथर्मिक, याद करो, जिसमें हीट रिलीज होती है, याद करो कौन था एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है। तो आप ऑब्जर्व करो, लंबी सी सांस लो और छोड़ के देखो हाथ के पास, आपको हीट एब्जॉर्ब होगी। आप लंबी सांस लो और हाथ के पास छोड़ के देखो, तो आपको ना हीट फील होगा। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ये पूछा जाएगा। व्हाई रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो 3 पॉइंट में, क्योंकि देखो 3 से 4 नंबर में आता है, तो आपको आंसर ऐसे देना है बिल्कुल तरीके से, ये एमसीक्यू में नहीं आता, ये 3 से 4 नंबर में आता है। तो आपसे पूछा जाएगा रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो आप आंसर दोगे कि जो भी हम चीज खाते हैं, चाहे हम राइस खा लें, चाहे हम ब्रेड खा लें, चाहे पोटैटोज खा लें, या कोई भी चीज खा लें, जो भी हम चीज खाते हैं ना, आर कंटेन कार्बोहाइड्रेट, उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। पहला स्टेप याद कर लो, जो भी चीज हम खाते हैं, राइस, ब्रेड, पोटैटो, चिप्स, जो भी हम खाते हैं, ऑल हैव कार्बोहाइड्रेट, उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन, और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है और ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। पहला स्टेप क्या है कि जो भी चीज हम खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट होती है। दूसरा स्टेप क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है। तीसरा स्टेप क्या है, जब ये ग्लूकोज, दीज ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। और आपने पढ़ा था कि जहां भी हीट प्रोड्यूस होगा, जहां भी हीट प्रोड्यूस होगा, हम उसको एक्सोथर्मिक ही तो बोलेंगे। इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये इसका रिएक्शन देखो, ये ग्लूकोज है, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, लिखा है ना, देखो ग्लूकोज जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ये एनर्जी, ये सब एनर्जी पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हमारी बॉडी, वाटर बनाती है और एनर्जी, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो आप यहां पे प्लस में प्लस लगा के हीट लिख देना और हीट के साथ ऊपर एरो बना देना कि भाई हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो जब किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गया ना, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो इसको 3 स्टेप में बांट लो। पहला स्टेप क्या कहता है कि जो भी चीज हम खाते हैं, राइस हो, ब्रेड हो, पोटैटो हो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। सेकंड स्टेप, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है। तीसरा स्टेप, ये ग्लूकोज जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर अपना आप रिएक्शन दे दो, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखते हैं तो आंसर अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, सर ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या होती है, आपने कभी ना कभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाया होगा। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते हैं ना, तो ये 2 रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे, एक सिल्वर क्लोराइड, एक सिल्वर ब्रोमाइड। दोबारा बोल देता हूं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये 2 रिएक्शन कराने पड़ते हैं जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते हैं। पहले सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है ताकि वो सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाए। जब आप कैमरे के सामने खड़े होते हो ना और एक क्लिक की आवाज आएगी, तो ध्यान से देखो, 2 छाते लगे होते हैं, आपके बगल में 2 छाते लगे होंगे। आप यहां पे खड़े हो ना, आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाना, 2 बगल में आपके ऐसे छाते लगे होंगे, उस पर क्लिक की आवाज आएगी, वो सनलाइट है। सिल्वर क्लोराइड 2 हिस्सों में टूट जाता है, सिल्वर में और क्लोराइड में। फिर उसको, उस जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाई ना, उसको फिर सनलाइट में सुखाना पड़ता है, उसकी रील्स निकालने के बाद उसको सनलाइट में सुखाना पड़ता है। सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। तो ये 2 रिएक्शन करानी पड़ती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो आपको ये 2 रिएक्शन लिखना है, एक सिल्वर क्लोराइड का और एक सिल्वर ब्रोमाइड का। नाउ बैलेंस आ केमिकल इक्वेशन, याद करो बच्चों, मैंने आपको जब स्टार्टिंग कराया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आगे चल के मैं आपको एक टॉपिक सिखाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। कोई टॉपिक था ना हमारे पास, हिट एंड ट्रायल मेथड, एक मिनट देखो मिल जाएगा, देखो ये रहा, मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड था हिट एंड ट्रायल मेथड, था ना ये मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब मैं आपको समझाता हूं हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है, या हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं।
हम कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, लाइव दिखाता हूं कि आप मुश्किल से 3 से 4 मिनट में सीख लोगे। टेंशन मत लो, 3 से 4 मिनट में आपको बैलेंस करना सिखाने वाला हूं। देखो कैसे, एक Mg है प्लस O2 है और ये MgO है और मुझे इसको बैलेंस करना है। ठीक है सर, इसको बैलेंस करना है। तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, पहले Mg इधर देखो, Mg इधर देखो, यहां भी Mg एक है, यहां भी Mg एक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां O2 है, यहां O1 है, तो ये कम है। जहां कम होगी ना वहां मल्टीप्लाई होगी, केवल मल्टीप्लाई, यहां 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई सब में होगी, इसे बोलते हैं हीट। अब ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल मतलब दोबारा शुरू से होगा। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर से चेक करेंगे। अब यहां पे Mg देखो 1 है, बट यहां Mg 2 हो गए, यहां 2 हो गए। यहां Mg 1 है, यहां Mg 2 हो गए, तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो दोनों तरफ 2 हो जाएंगे। अब 2 हिट कर दिया, फिर से ट्रायल, यानी शुरू से, बिल्कुल शुरू से करेंगे। अब Mg देखो 2 है, यहां Mg देखो 2 है, यहां Mg 2 है, यहां भी Mg 2 है, यहां O कितने हैं? 2 है, यहां O देखो, यहां भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगी ना, तो Mg2, यहां भी Mg2, यहां O भी 2, यहां O भी 2, हो गया बैलेंस। इसको बोलते हैं बैलेंस करना। और सिखा देता हूं, मान लो यहां H2O लिखा हुआ है, यहां H2 लिखा हुआ है, प्लस O2 लिखा हुआ है। लाइक देखो, इसको बैलेंस कैसे करूंगा, देखो H कितने हैं? 2 है, H कितने हैं? 2 है, पहले से ही बैलेंस है, तो कुछ नहीं करेंगे। यहां O कितने हैं? 1 है, यहां O कितने हैं? 2 है, तो ये कम है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई होगी स्टार्टिंग में, इसे बोलते हैं हीट। अब ट्रायल करेंगे शुरू से। अब H देखो 4 हो गया, 2 2 जा 4, यहां 4 हो गया, H यहां पर 4 हो गया, यहां पे H2 ही है, कम हो गया, तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाओगे तभी तो 4 बनेगा। फिर शुरू से हिट कर दिया, अब ट्रायल। यहां H कितने हो गए? 4 हो गए। यहां H कितने हो गए? देखो 4 हो गए। यहां O देखो 2 है, 2 क्यों है? 2 से मल्टीप्लाई होगी। यहां O कितने हैं? 2 है, यहां O कितने हैं? 2 है। लो जी, हो गया बैलेंस। यानी केवल नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे करके बस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है हमें। चलो मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल, ये तो 2 एग्जांपल ले लिए मैंने, ये 2 एग्जांपल है ना, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। और भी एग्जांपल है, ये देखो इस वाले पेज पे ना काफी एग्जांपल है, नोट्स में आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ये देखो, ये बहुत सारे एग्जांपल लेके मैंने समझा रखा है, तो मैं और आपको समझाता हूं। देखो पहले Cu था, CuO था, ये ब्रेक डाउन होके कॉपर हो गया प्लस ऑक्साइड हो गया। अब मैं इसको बैलेंस करता हूं। Cu कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, बट यहां पर 2 है, तो यहां 2 लगाना पड़ेगा। फिर स्टार्टिंग से कॉपर 2 है, कॉपर 1 है, तो यहां 2 लगाना पड़ेगा। अब यहां पर कॉपर 2 हो गए, यहां भी कॉपर 2 हो गया। यहां ऑक्सीजन देखो 2 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, हो गया बैलेंस। और ले लेता हूं, देखो Ag प्लस Cl2 और AgCl2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। अब देखो Ag 1 है, यहां भी Ag 1 है, यहां Ag 1 है, तो यहां भी Ag 1 है। यहां Cl2 है, यहां नहीं आएगा, यहां 2 नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, यहां 2 मत लगाना, शुरू से, सॉरी। Ag यहां 1 है, Ag यहां 1 है, Cl यहां 2 है, Cl यहां 1 है, तो ये तो कम है ना, तो यहां आपको 2 लगाना पड़ेगा। फिर शुरू से Ag यहां कितने हैं? 1 है, यहां Ag 2 है, तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। फिर शुरू से Ag यहां पर 2 है, Ag यहां पर 2 है, Cl यहां पर 2 है, देखो Cl यहां 2 बन गया, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी ना, तो Cl यहां पर 2 बन गया, हो गया बैलेंस। Ag2 Ag2, Cl2 Cl2, हो गया बैलेंस। तो ऐसा करके आपको प्रैक्टिस से, मतलब 3-4 भी कर लोगे ना, ये सारे एग्जांपल जब आप कर लोगे ना, ये वाले जितने भी एग्जांपल आपको नोट्स में देखे, अगर ये सारे प्रैक्टिस कर लो, अगर आप ये सारे प्रैक्टिस कर लो, तो आपको अपना बैलेंस करना आ जाएगा। बैलेंस करना कोई स्पेशल नहीं है, वो परेशानी होगी बैलेंस करना नहीं आता, मुश्किल से 5 मिनट ये प्रैक्टिस करो, आपको बैलेंस करना आ जाएगा। ये सब मैंने एग्जांपल दे दिया आपके बुक के, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर पाओ। इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपको बैलेंस करना आ जाएगा। कोई बैलेंस ना कर पाओ तो कमेंट कर देना, कोई बैलेंस ना कर पाओ तो कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं एक्टिविटी वाइज नोट्स। यस, अब आएंगे एक्टिविटी। जी हाँ, आपको एक एक करके एक्टिविटी समझाया जाएगा, टोटल सारी एक्टिविटी आपको समझाई जाएगी। पहली एक्टिविटी क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या क्या याद करना है इसमें? मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो उसके बारे में क्या क्या चीजें पेपर में पूछा जाता है। देखो, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है किससे? सैंड पेपर से। याद कर लोगे, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। क्यों भाई? टू क्लीन लेयर ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि उस पर ऑक्साइड की लेयर होती है। अगर आप उसे क्लीन नहीं करोगे ना तो बहुत देरी से जलेगा, जलने में दिक्कत आती है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि उस पर लेयर होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस ईयर में मोस्टली एक्टिविटी आती है, आपको एक्टिविटी ध्यान से समझना है, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो टॉपिक आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि उस पर ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है जी, कर दिया क्लीन। उसके बाद मैग्नीशियम बर्न होता है, जलता है विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक व्हाइट फ्लेम बनाता है, मतलब चमकदार सी लौ बनती है इसमें। नॉर्मल आग नहीं होती, चमकती भी आग निकलती है व्हाइट कलर की। एंड फॉर्म अ व्हाइट पाउडर, और एक व्हाइट पाउडर बनाता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसी को व्हाइट पाउडर कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या क्या बात आपको पेपर में पढ़ के जाना है? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है, किससे? सैंड पेपर से। क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि लेयर होती है ऑक्साइड की। कैसा जलता है? मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बनाता है, और क्या बनाता है? व्हाइट पाउडर, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये रिएक्शन याद करके जानी है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डिल्यूटेड एसिड। डिल्यूटेड एसिड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। डिल्यूटेड एसिड मतलब आप ये सिंपल वर्ड में समझ लो, लिक्विड एसिड। ऐसा एसिड जो लिक्विड फॉर्म में है उसको डिल्यूटेड एसिड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप ही समझ लो, बाकी एसिड वाला अगला चैप्टर आएगा तब आप डिटेल में समझोगे। तो जिंक को रिएक्ट कर रहे हैं हम एसिड के साथ। एसिड हमने एग्जांपल लिया HCl, क्योंकि बुक में एक्टिविटी HCl ले रखी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत खतरनाक एसिड होता है ये। तो जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। टेक जिंक ग्रेन्यूल्स, आपको जिंक के टुकड़े लेने हैं। टेक जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गया? जिंक के टुकड़े लेने हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड ऐड कर लो। आप देखोगे तुरंत ही उसमें एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जी हाँ, हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर आएगी और वो जो टेस्ट ट्यूब है ना पूरा गर्म हो जाएगा। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हमें रिएक्शन याद करना है, हमें रिएक्शन याद करके जाना है कि जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। बच्चों ये रिएक्शन पे ध्यान दो, मेन रिएक्शन ही आता है। जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हमें टेस्ट ट्यूब में जिंक के टुकड़े लिए, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करा तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनने लगा। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अगला एक्टिविटी ले आऊं। चलिए अब आता है नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.3। इसमें क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी 1.3 क्या करता है? लेड नाइट्रेट। मैं एक्टिविटी निकाल भी देता हूं ताकि ना मैं फिगर भी देख पाऊं। देखो अभी अभी आपने जो समझा ना, एक काम करते हैं, बुक भी ना बुक के साथ दिखा देता हूं, इससे आपको ना एक्टिविटी समझ में और ज्यादा आ जाएगी। ये आपने ना पहली एक्टिविटी ये वाली पढ़ी है, ये वाली एक्टिविटी थी ना मैग्नीशियम, ये वाली एक्टिविटी वो ये थी मैग्नीशियम वाली। ठीक है, फिर आपने दूसरी एक्टिविटी पढ़ी, दूसरी एक्टिविटी ये वाली थी, ये जिंक के टुकड़े वाली, ये वाली एक्टिविटी थी। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी ये है 1.2। अब जो आप पढ़ो 1.3, ये वाली एक्टिविटी पढ़ रहे हो। इस वाले एक्टिविटी में या 1.3 क्या कहता है? देखो, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। लेड नाइट्रेट बोल रहे हो ना आप, इसका फॉर्मूला ये होता है। और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है KI। ये तो 2 बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, ये जो 2 लगा हुआ है बैलेंस करने के लिए। पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम होता है K, आयोडाइड होता है I, तो पोटेशियम आयोडाइड। तो ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन आपको याद करना है। मिक्स करो लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करोगे ना तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है उसे बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? लेड आयोडाइड। तो हमने क्या सीखा कि जब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको बोलते हैं लेड आयोडाइड, और एक और चीज बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो एक तो रिएक्शन याद कर लो कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जिसको लेड आयोडाइड कहते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। अब आती है अगली एक्टिविटी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये हम पहले भी कर चुके, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर हम पहले भी कर चुके हैं कि आप दुकान से कैल्शियम ऑक्साइड लेके आओगे। कैल्शियम ऑक्साइड याद है ना आपको? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, आपने पीछे पढ़ा था ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। अब इसमें आप वाटर ऐड कर लो, इसमें आप वाटर ऐड कर लोगे तो आपको पता है इसका रिएक्शन मैं पीछे करा चुका हूं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में
आप वाटर ऐड करते हो तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और प्लस हीट रिलीज होती है। याद है ना आपको, ये पढ़ा था हमने पीछे, ये वही रिएक्शन है। उसके बाद एक चीज और पढ़ा था कि जब इसी कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर ऐड कर, अच्छा ये तो वही रिएक्शन है, एक मिनट, कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बन जाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। और मैंने एक और भी बताई थी, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे इसको। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ध्यान से देखो, क्योंकि दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और हीट रिलीज होता है तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये पीछे भी कर चुके हो। तो आगे बढ़ जाए। हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जी हां बच्चों, फेरस सल्फेट बहुत ज्यादा एग्जाम आता है। देखो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, तो आपको नहीं रिएक्शन याद करके जाना है, ये पहले भी आ चुका है, ये रिएक्शन पहले भी आ चुका है। थर्मल डिकम्पोजिशन था ना, जहां मैंने आपको सिखाया था थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, थर्मल डिकम्पोजिशन में सिखाया था कि जब फेरस सल्फेट को हीट करते तो तीन चीज बनती है, ये पहले भी आ चुका है। तो ये एक्टिविटी थी, एक्चुअली हम एक्टिविटी कवर कर रहे थे। जब फेरस सल्फेट को हीट करते तो क्या बनता है, देखो हीट फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट, इसको हीट करो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तो ये जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, ये ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। ये जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल है वो अपना कलर चेंज कर लेगा और गैस बनाएगा, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल है ये वाला फेरस सल्फेट, ये अपना कलर चेंज कर लेगा और ये गैस भी रिलीज करेगा और इसमें आपको बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल भी आएगी, यानी ऐसा फील होगा कि सल्फर की स्मेल आ रही है। तो जब फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, जब उसको हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हीट की वजह से टूट रहा है और ग्रीन कलर चेंज हो रहा है। शायद ये व्हाइट क्रिस्टल होता है, शायद है, देख लें इसका कलर, देख लेना आप। नाउ हीटिंग लेड नाइट्रेट, अभी लेड नाइट्रेट क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। अब इसको हीट करके देखते हैं। हीट लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए ट्यूब। अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो ना तो ब्राउन फ्यूम बनता है, भूरे रंग का धुआं निकलने लगेगा। और वो ब्राउन फ्यूम क्या है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जब आप लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट का पाउडर आता है, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे ना तो भूरे रंग का धुआं, ब्राउन फ्यूम बनेगा, भूरे रंग का धुआं निकलेगा, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। मैं अगले पेज पे ले आता हूं, उसमें देखो रिएक्शन लिखा हुआ है, देखो ये रहा लेड नाइट्रेट, देखो ये रहा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट ये रहा। जब आपने इसको हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना। जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। तो ये किसकी वजह से टूट रहा है, ये हीट की वजह से टूट रहा है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, यही होता है ब्राउन फ्यूम, भूरे रंग का धुआं। इसमें भूरे रंग का धुआं बनता है, ब्राउन फ्यूम बनता है इसमें, ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी हम वाटर को ब्रेक डाउन करना सीखेंगे। देखो वाटर को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। हम लोग अंतरिक्ष में पानी तो ढूंढ रहे हैं, पानी क्यों ढूंढ रहे हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि जिस दिन हमें पानी मिल गया हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं उसको तोड़कर, और ये इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर, वाटर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। एसिडिफाइड क्यों? क्योंकि जो नेचुरल वाटर होता है ना, प्योर वाटर, आरओ का पानी, उसमें ना करंट फ्लो नहीं होता, तो थोड़ा सा उसमें एसिड मिलाना पड़ता है ताकि करंट फ्लो कर सके। एसिड थोड़ा सा मिला दोगे ना तो करंट फ्लो करता है इसके अंदर, तो इसलिए एसिड मिलाना पड़ता है, क्योंकि जो आरओ का पानी होता है ना, प्योर वाटर, उसमें करंट फ्लो नहीं करता, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है वाटर के अंदर। आप देखोगे बबल्स बन रहा है, बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपने एक बीकर लिया, ये पानी है, एसिडिफाइड वाटर, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। इसको बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, ठीक है। तो आप देखोगे जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना तो बबल्स बनेगा। क्या बनेगा? बबल्स।
फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये बबल्स क्या है? तो बबल्स क्या है बच्चों, ये जो दोनों कैथोड और एनोड पे बबल्स बना है एक्चुअल में गैस है। कैथोड पे जो गैस बनती है वो होती है हाइड्रोजन, कैथोड पे जो गैस बनती है वो होती है हाइड्रोजन, और एनोड पे जो गैस बनती है वो होती है ऑक्सीजन। याद रखोगे, दोनों जो इलेक्ट्रोड है दोनों पे बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स बनते हैं गैस की वजह से। कैथोड पे जो गैस बनती है वो हाइड्रोजन है, और एनोड पे जो गैस बनती है वो ऑक्सीजन है। अच्छा, इनका रेशियो भी होता है 2:1। 2:1 क्या मतलब है कि यहां पर गैस ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कैथोड पर जो वॉल्यूम होता है ना गैस का वो डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इनका रेशियो होता है 2:1, यानी यहां पर गैस ज्यादा बनेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन। तो 2:1 आपको याद रखना है इनका रेशियो। और इस कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन और एनोड पे बनती है ऑक्सीजन, ये गैस भी याद रखना है। एक टेस्ट ट्यूब कलेक्ट करता है रफली डबल द गैस वॉल्यूम। मैंने आपसे बोला कि इसका जो वॉल्यूम होता है ना गैस का वो डबल होता है एज कंपेयर टू एनोड। कैथोड पे वॉल्यूम ज्यादा होता है एनोड के कंपैरिजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन। तो 2:1 इनका याद रखना। वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। जैसे मैंने आपको बताया दो गैस बनती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो दो गैस में डिकम्पोज हो गया। तो ये रिएक्शन है कि वाटर को इलेक्ट्रिक करंट से तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड, मैंने आपको पीछे बताया था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मतलब Ag और क्लोराइड मतलब Cl। तो जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखते हैं ना तो दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये आप पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हो कि जब सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रखोगे ना तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। प्लेस सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, आप सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में रख दो। कहां पर? सनलाइट में। मतलब एक कटोरी लो, उसमें सिल्वर क्लोराइड पाउडर आता है, उसको आप सनलाइट में छोड़ दो। तो जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है ना वो ग्रे कलर का हो जाएगा। व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर हो जाएगा, यानी सिल्वर क्लोराइड व्हाइट था। सिल्वर क्लोराइड, अच्छा कलर भी आपको याद रखना है, कलर भी पूछा जाता है। सिल्वर क्लोराइड का एक्चुअल में कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसका कलर ग्रे हो जाएगा। तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि सनलाइट की वजह से हुआ, इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद है आयरन नेल। आयरन नेल मतलब लोहे की कील, जिसको हम बोलते हैं Fe। आयरन नेल मतलब Fe, आयरन नेल्स, लोहे की कील यानी Fe। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपको याद होगा ब्लू कलर का बताया था थोड़ी देर पहले, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो इन दोनों का रिएक्शन में आपको बताया था, आप पीछे याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब आपको बताया था कि भाई आयरन ना कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो जब आप एक बीकर में कॉपर सल्फेट लोगे और उसमें लोहे की कील डालोगे ना, तो ये था कॉपर सल्फेट और ये थी लोहे की कील। तो आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन। डिप क्लीन आयरन नेल, आपको लोहे की कील डालना है कॉपर सल्फेट में, ठीक है, कुछ देर के लिए। ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है फेड हो जाता है। फेड मतलब मिट्टी जैसा कलर हो जाता है इसका कॉपर सल्फेट का। पहले ब्लू कलर था, फिर उसका कलर फेड हो जाता है। एंड ए ब्राउन कोटिंग अपेयर ऑन द आयरन नेल, आयरन नेल जो है ब्राउन कलर का हो जाएगा। रिएक्शन होने के बाद इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। आयरन डिस्प्लेस कर देता है किसको? कॉपर को। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, देखो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयरन डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। ठीक है, जल्दी से पढ़ लें। इस पेज में हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन किया जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। कैथोड पे हाइड्रोजन बनती है, एनोड पे ऑक्सीजन बनती है। इनका रेशियो होता है 2:1, यानी इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है इसके वॉल्यूम से। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। पहले इसका कलर व्हाइट था, फिर इसका कलर ग्रे हो जाता है, और सनलाइट की वजह से हो रहा है, इसलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आयरन को जब आप कॉपर सल्फेट में डालते हो तो आयरन का कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है, और कॉपर सल्फेट जिसका कलर पहले ब्लू था उसका कलर फेड हो जाता है, यानी मटमीला मतलब मिट्टी जैसा कलर हो जाता है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 1.10, जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है सोडियम सल्फेट। अब आप यहां पर क्या लोगे? सोडियम सल्फेट। सर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, याद रखोगे। सोडियम, देखो सोडियम होता है Na, सल्फेट होता है SO4। सोडियम सल्फेट NaSO4 NaSO4। बेरियम क्लोराइड, बेरियम मतलब Ba,
क्लोराइड मतलब Cl2, तो BaCl2। तो हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और आप इस रिएक्शन को पहले भी पढ़ चुके हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है आपको? जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे ना, एक्चुअल में आप ये वाला एक्टिविटी कर रहे थे, एक्टिविटी 1.10। मैं आपको अलग से करा रहा हूं, बट एक्चुअल में आप ये कब पढ़ चुके हो? जब आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा था तब भी आप कवर कर चुके हो, डबल डिस्प्लेसमेंट करा था तब भी ये कवर कर चुके हो। तो ये तीसरी बार आ रहा है एक तरह से। यहां में मिक्स करना है, सोडियम सल्फेट लेना है। सोडियम सल्फेट हमने ले लिया, ये रहा सोडियम सल्फेट, किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ आप मिलाओगे ना, तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, एक व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा, उसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं। तो जब आप सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करोगे तो एक व्हाइट कलर का, ये सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों में आप पढ़ चुके हो, पीछे आ चुका है ये। हीटिंग कॉपर पाउडर, देखो कॉपर के पाउडर का जब आप हीट करते हो ना, कॉपर जो होता है उसको जब आप हीट करते हो, मोस्टली कॉपर होता है ब्राउन कलर का। कॉपर कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ आप इसको हीट करोगे ना, तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, यानी पहले ये ब्राउन था, पहले कॉपर का कलर ब्राउन था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसका कलर ब्लैक हो गया। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। तो हीट कॉपर पाउडर, आपको कॉपर पाउडर को हीट करना है चाइना डिश में। ब्राउन कॉपर, मैंने बोला था ना कॉपर ब्राउन होता है लेकिन वो ब्लैक हो जाता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर गेट ऑक्सीडाइड, यहां पर कॉपर का ऑक्साइड हो गया, कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर का ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको वो ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। तो कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। कॉपर गेट ऑक्सीडाइड टू कॉपर ऑक्साइड, और वो कॉपर ऑक्साइड बन गया, और इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैंने आपको पीछे बोला था, अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। अभी नया टॉपिक नई बुक में ऐड हुआ है, कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन, ये नई बुक में भी ऐड हुआ है। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल, जब कोई मेटल अटैक किया जाता है, यानी कोई मेटल जब कांटेक्ट में आता है सब्सटेंस अराउंड इट, जब उसके आसपास सब्सटेंस हो, कैसा सब्सटेंस हो? या तो मॉइस्चर हो, नमी हो, यानी जब किसी मेटल के आसपास कोई मॉइस्चर हो, नमी हो, या कोई एसिड हो, तो इट इज कोरोड, इट इज सेड टू कोरोड। तो उसको ना कोरोड हो जाता है। कोरोड मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब उसकी मजबूती कमजोर पड़ने लगती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसको कोरोजन कहते हैं। चलो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं। आपके पास लोहा है, लोहे को अगर आप कुछ दिन छोड़ दोगे, लोहा क्या है? मेटल है, ठीक है। जब वो मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, यानी लोहा जब मॉइस्चर, नमी के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो आप देखोगे वो कोरोड हो रहा है, यानी वो कमजोर होता जा रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, इस लाइन का मतलब अब समझ में आ गया। When a metal is attacked, यानी जब मेटल कांटेक्ट में आता है, मेटल मतलब लोहा कांटेक्ट में आ गया, किसके कांटेक्ट में आ गया? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, तो वो वीक हो गया, इसी को कोरोड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, जिसमें लोहा जो था वो पानी के कांटेक्ट में आया, नमी के कांटेक्ट में आया, और वो कमजोर पड़ गया, उसके ऊपर एक थिक लेयर जम गई, वो ब्राउन कलर का हो गया, इस पूरे प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। तो जब कोई मेटल अटैक किया जाता है, या मेटल पर अटैक होता है, या कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर के और एसिड के, तो वो कोरोड हो जाता है, वो वीक हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपने देखा होगा, अगर मम्मी का पायल देखोगे तो वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा, पायल वगैरह काले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है ना, तो धीरे धीरे उसके ऊपर कोटिंग जमी जाती है और वो वीक होने लगता है। उसी को कोरोजन कहते हैं। ऐसे ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पर, कॉपर भी जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे उस पर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो ब्राउन कोटिंग होती है आयरन पर, ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर पर, ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पर। तो ये सब कोरोजन के एग्जांपल है, ठीक है। नाउ अब आते हैं इस चैप्टर के अपने लास्ट टॉपिक पे, रेंसिडिटी क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, हमारा चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। रेंसिडिटी क्या होता है? देखो, रेंसिडिटी मैं आपको पहले एग्जांपल समझाता हूं। अगर आप समोसा, एक ताजा समोसा खाओ, उसका टेस्ट, और आप अगले दिन का समोसा खाओ, उसका टेस्ट, आपको पता है दोनों में फर्क होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप मतलब उसको सूंघ के ही उसमें पता लग जाएगा कि भाई ये पुराना है, ये बेकार है, ये नहीं खाना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, तो वो साइंस में रेंसिडिटी कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई फैट या ऑयल से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज अभी बताया था पीछे,
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी फैट और ऑयल से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑक्सीजन से जुड़ जाता है ना, तो दे बिकम रैंसिड, वो रैंसिड हो जाता है। रैंसिड का मतलब है उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। यानी फैट से, घी से बना हुआ या तेल से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ना, तो वो रैंसिड हो जाएगा, उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाएगा। इसी को साइंस में रैंसिडिटी कहते हैं। यानी अगर आप खाना बना रहे हो, भोजन आपका बच गया, अगले दिन आपने उसे बचा लिया, चलो शादी पार्टी हुई, खाना बच जाता है, कई बार रख लेते हैं, लेकिन अगले दिन अगर सब्जी में स्मेल आ गई, तो अगर वो स्मेल आ गई ना, तो उसको रैंसिड बोलते हैं। अगर उसका स्मेल और टेस्ट बदल रहा है, तो उसको साइंस में रैंसिडिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को रैंसिडिटी बोलते हैं, और वैसे वो जो सब्जी खराब हो गई उसको रैंसिड बोलते हैं। एयर टाइट कंटेनर, आजकल एयर टाइट कंटेनर होते हैं जो हेल्प करते हैं, हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इससे ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है। आपने देखा होगा बिस्किट वगैरह आजकल एयर टाइट कंटेनर में आते हैं, चिप्स वगैरह एयर टाइट कंटेनर में आते हैं, आपने ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे एयर टाइट कंटेनर में होता है, इसमें बिल्कुल एयर नहीं होता। तो जो एयर टाइट कंटेनर होता है ना, वो हेल्प करता है इस ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस को स्लो करने में। क्योंकि अगर हम बनाएंगे, बिस्किट वगैरह फ्राई करते हैं, उसको बनाएंगे तो कुछ ही दिन में खराब हो जाएगा, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने चलाया जा सके। तो एयर टाइट कंटेनर का यूज करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करने के लिए। इसके अलावा नाइट्रोजन का गैस इस्तेमाल, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट द चिप्स को बचाने के लिए फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। आप देखते हो बड़ा सा चिप्स का पैकेट लेते हो, आपके तो उसमें तो गैस भरी हुई है। भाई गैस भरना मजबूरी है, वो हवा नहीं भर रहे, वो उसमें नाइट्रोजन गैस भर रहे हैं। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे ना, तो क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खराब हो जाएगा, 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। बट उसमें से ऑक्सीजन को हटाकर हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। ज्यादा नाइट्रोजन गैस को भरने से क्या होता है कि वो चिप्स जो है ना ऑक्सीडाइज नहीं होता, और ऑक्सीडाइज नहीं होता तो वो खराब भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये था कंप्लीट चैप्टर 1। बिलीव मानिए, आप पिछले 10 साल का पेपर उठा लीजिए, कोई भी पेपर उठा लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे जो मेरे नोट्स में ना हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मिलते हैं आपको नए चैप्टर में नए एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।